दोस्तों, आजकल वेस्ट बंगाल को न्यूज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम आज इस वीडियो में बंगाल की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कंबोज। स्वागत है आपका कंसेप्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखते हैं बंगाल की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, ये उस ज़माने की बात है जब हमारे देश में ब्रिटिश लोग आए नहीं थे। तब बंगाल जो था वो अपने कॉटन और शुगर के एक्सपोर्ट के लिए वर्ल्ड फेमस था। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के अंदर उस वक्त सबसे बड़ी मार्केट होती थी कॉटन और शुगर की। ये बात है 1600 से पहले की, जब इंग्लिश ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आए नहीं थे। उस वक्त तक ये हालत थी। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता है, वह इसीलिए ही कहलाया जाता है। यही कुछ कारण भी थे जिसके कारण फॉरेनर्स को अट्रैक्शन हुआ इंडिया में आने के लिए। उन्हें लगा इंडिया में आना चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर उस वक्त इंडस्ट्रीज़ ब्लूम कर रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस वक्त उनके देशों में नहीं थी, वो हमारे देशों में हो रही थी दोस्तों। उस वक्त एक मुस्लिम टाइप का एक क्लॉथ होता है, ये एक क्लॉथ का टाइप है दोस्तों, मुस्लिम क्लॉथ। ये बड़ा फेमस क्लॉथ था। इसकी क्वालिटी उस वक्त अनकम्पेरेबल थी, इनकम्पेरेबल क्वालिटी थी दोस्तों। इतना अच्छा क्लॉथ था ये। तो इसका 1.5 मिलियन पीस इस मुस्लिम क्लॉथ की एक्सपोर्ट करते थे हम यूरोप में इंडिया से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वक्त बंगाल कितनी ऊंचाइयों को छू रहा था। फिर दोस्तों ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए और उन्होंने अपनी अलग पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश की बंगाल में। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल में ही हमारी कैपिटल कलकत्ता पहले थी, उसके बाद दिल्ली को बनाया गया। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि बंगाल, जैसा कि हम जानते हैं, बंगाल के पास रिवर फ्लो करती है। उसके पास बंगाल आपका ऐसी जगह है जहाँ से आप समुद्र के रास्ते भी इजीली जा सकते हो। तो उस ज़माने में एरोप्लेन तो इतने ज़्यादा ब्लूम पे नहीं थे, एरोप्लेन इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो भी होती थी वो सी वेज़ के द्वारा होती थी, समुद्र के रास्ते से होती थी। तो इसलिए बंगाल को अपना उन्होंने हब बनाया हुआ था, कैपिटल बनाई हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो वहाँ से उन्होंने बड़ा पैसा कमाया दोस्तों। बंगाल में बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई अंग्रेज़ों के आने के बाद भी, कम भी हुई, बढ़ी भी, उतार चढ़ाव आए। ये मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा बंगाल अंडर ब्रिटिश, वहाँ पर कैसे कैसे हुआ। फ़िलहाल इस वीडियो में हम जानते हैं जब हमारा पार्टीशन हो चुका था, ब्रिटिश लोग हमारे चले गए, उसके बाद हमारा जब पार्टीशन हो गया दोस्तों, तो जैसा हम जानते हैं पार्टीशन के वक्त ये हमारा प्यारा भारत, इधर पाकिस्तान। तो दोस्तों जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया के जो वेस्ट में है वो बना था वेस्ट पाकिस्तान, और जो ईस्ट में है वो बना था ईस्ट पाकिस्तान। दो पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुए थे। फिर ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ये अलग होकर कहलाया बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश जो आज एक अलग देश है, उसको आज़ादी मिली पाकिस्तान से, जिसमें भारत का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है, और ये एक अलग देश बन गया। तो दोस्तों ये जो पार्टीशन हुआ था, अब पार्टीशन होने के कारण, अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया जो हमारा बंगाल था वो बहुत बड़ा हब था। तो जैसे ही पार्टीशन हुआ दोस्तों,
उस दौरान 81% जो जूट की इंडस्ट्री थी, जो कल्टीवेशन हो रहा था, वो सारा ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। जैसे मैंने आपको बताया अभी मैप में ड्रॉ करके, ईस्ट पाकिस्तान। हमारे पास बचा सिर्फ बंगाल और उनके पास पूरा बांग्लादेश, जहाँ पर 81% प्रोडक्शन हो रही थी वो उनके पास चला गया। तो इससे इंडिया का लॉस हुआ। इंडिया के अंदर बहुत ऐसी दिक्कतें आ गई पार्टीशन होने के बाद। पर फिर भी जो वेस्ट बंगाल था वो अपनी काबिलियत के कारण, धीरे धीरे एस्टेब्लिश करने के कारण, वो धीरे धीरे फिर से अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करने लगा। प्रयास बहुत किए। आगे देखते हैं दोस्तों। अब 1967 और 1969 में, इस दौरान वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए दोस्तों, और वहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आई और उसने कोलिशन किया, गठबंधन करके कई पार्टियों के साथ एक गवर्नमेंट फॉर्म की, एस्टेब्लिश की, जिसके कारण दोस्तों वो जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा पसंद नहीं की बंगाल के लोगों ने, जिसके कारण वहाँ पर लेबर मिलिटेंसी, वहाँ पर लेबर के द्वारा रिवोल्ट हुए बड़े। वहाँ की जो लेबर क्लास थे वो नाखुश थे उस गवर्नमेंट से, जो 1967 और 1969 में बनी थी वेस्ट बंगाल में। तो इसी दौरान बहुत सी स्ट्राइक्स हुई और लॉकआउट हुए। उसके बाद धीरे धीरे 1967 से हम आगे बढ़ते हैं 1990 तक। तब तक हम देखते हैं डिक्लाइन ही हुआ। जो हमारी इंडस्ट्री थी उसका ग्राफ नीचे की तरफ ही आया जब से ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों। अब फिर हम बात करते हैं वॉर की। फिर जैसे हमारे देश में आप लोग जानते हो, हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई। तो जो वॉर हो रहे थे उसके कारण भी बंगाल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा था। देखिए उस दौरान क्या हो रहा था, उस दौरान ग्रोथ हो रही थी रेलवेज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। तो ड्यू टू वॉर देयर वाज सडन रिडक्शन ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर सच एज रेलवे। क्योंकि वॉर हो रहा था तो पूरा जो देश की इकोनॉमी थी, देश की जो मनी थी, वो सारी इन्वेस्ट हो रही थी, लग रही थी बारूद में, गोलों में, टैंक में, गोली बम, इन सब में। वो सब वॉर में जा रही थी दोस्तों। वो इन्वेस्टमेंट जैसे कि रेलवे, इन सब में नहीं हो पा रही थी क्योंकि सारा पैसा वहीं जा पा रहा था, क्योंकि वॉर चल रही थी। तो इसी कारण ये भी एक कारण है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बंगाल में उस वक्त, उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई वॉर के कारण। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वर हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेलवे। अब जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों, वो तो रेलवे के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि सामान को ले जाना और सामान का मतलब इधर उधर ले जाने के लिए रेलवे ही काम आती है। तो इसके कारण जैसे वॉर हुआ था, तो वॉर के कारण रेलवे पे थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट थी, रेलवे की जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी। विद इंजीनियरिंग बीइंग द मेन स्टे ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 45.8% इन वेस्ट बंगाल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिक्लाइन। जी हाँ, ये मैंने आपको बता दिया था। इसी कारण जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो थोड़ी स्लो हो गई, डिक्लाइन हो गई। अब आप देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के अंदर आपको बताया गया है कि 1976 से लेके 1991 तक कितनी स्ट्राइक्स हुई, कितने लॉकआउट हुए। अब आप देख सकते हो 1977 में 206 स्ट्राइक्स हुई, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई है। और 1989 में 207 लॉकआउट हुए हैं बंगाल में। अब आप देख सकते हो वहाँ की जो लेबर थी वो कितनी नाखुश थी, जो इतनी सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। अब दोस्तों बंगाल में आप देख रहे हो, बंगाल का ग्राफ जो था वो धीरे धीरे गिर रहा था,
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं रहा। फिर हमारी एक पॉलिसी थी फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी ख़त्म कर दी गई। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये पॉलिसी क्या कहती है। देखिए, फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का मतलब है, गवर्नमेंट ने उस टाइम सोचा कि इंडस्ट्री पूरे भारत में फैले, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो पूरे भारत में बराबरी से फैले, ना कि सिर्फ उन्हीं इलाकों में रहे जहाँ पर मिनरल रिच रिसोर्सेज है। जैसे कि आप देख लीजिए झारखंड और आपका बिहार, इधर ज़्यादातर मिनरल ओर्स पाए जाते हैं। तो लोगों ने, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री इधर ही लगाई थी, क्योंकि उससे उनका फ़ायदा होता है। ट्रांसपोर्टेशन उनकी कॉस्ट बचती है, और जो रॉ मटेरियल वो लेते हैं उसकी कॉस्ट भी उन्हें कम पड़ती है, और लेबर भी सस्ती मिल जाती है। तो इसलिए हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि वो अपनी इंडस्ट्री वहीं पर लगाए जहाँ पर उसे सुविधाएं मिले दोस्तों। तो ये फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी सरकार ने फिर स्थापित की, जिसके कारण एक चेंज आया। अब वो चेंज ये था, इस पॉलिसी के कारण गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हो। हम आपको सब्सिडी देंगे ट्रांसपोर्टेशन में। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन जो आप करोगे उसमें अपना सामान इस स्टेट से इस स्टेट तक लेके आओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, और आपको सेम ही रेट का रॉ मटेरियल मिलेगा, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर लगाओगे। तो इस कारण से जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो प्रमोट कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरे इंडिया के अंदर। वो चाहती थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सीमित ना रहे किसी एक स्थान पर, बल्कि वो पूरे इंडिया के अंदर फैले। तो इसलिए उन्होंने एक फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट की थी दोस्तों। तो अब इस पॉलिसी को अगर हम देखें तो अच्छी पॉलिसी है, पर दोस्तों क्या ये जो स्टेट, जहाँ पर जैसे कि हमारी बंगाल स्टेट है, और वो स्टेट जहाँ पर रॉ मटेरियल मिनरल रिच रिसोर्सेज स्टेट है, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है? नहीं दोस्तों, उनके लिए ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। क्योंकि जैसे वहाँ पर रॉ मटेरियल और ये मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते थे, तो इंडस्ट्री उनके एरिया में थी, तो उन्हें तब फ़ायदा हो रहा था। पर जैसे ये पॉलिसी आई तो इंडस्ट्री वहाँ से हट के दूसरी जगह जाने लगी। अब इंडस्ट्रीज तो वहीं पे बनाएगा ना जहाँ उसे फ़ायदा दिखाई देगा। अब अगर उसकी अपनी ज़मीन अपने घर के पास है, अपनी स्टेट में उसके पास अपनी खुद की ज़मीन है, तो वो वहीं पर उसे एस्टेब्लिश कर लेगा, क्योंकि अब उसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा, रॉ मटेरियल महंगे पड़ेंगे। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी के कारण दोस्तों, इस पॉलिसी के कारण बंगाल जैसे स्टेट पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा। पर जब हमारी गवर्नमेंट ने 1993 में यह पॉलिसी हमारी स्टार्ट हुई थी 1952 में। ठीक है। तो 1952 से 1993 तक ये पॉलिसी रही। फिर उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि इस पॉलिसी के कारण कुछ हार्म भी हो रहा है उस एरियाज़ में जहाँ पर पहले इंडस्ट्रीज़ थी, तो उन्होंने ये पॉलिसी को फिर अबॉलिश कर दिया दोस्तों। तो इसके अबॉलिश करने के बाद फिर से बंगाल के अंदर जो ग्राफ था बंगाल का, वो धीरे से फिर थोड़ा उठना स्टार्ट हुआ। ठीक है। थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अब 1994 में फिर स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई, ऐसी पॉलिसीज़ की जिसके कारण फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हो उनकी स्टेट के अंदर। और उन्होंने टैक्स को भी माफ़ कर दिया, कंसेशन दिए, माफ़ नहीं बोल सकते, कुछ कंसेशन दी, थोड़ा बहुत कम किया, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े। नेचुरल सी बात है दोस्तों, अगर आप चाहेंगे आपके शहर के अंदर, आपकी स्टेट के अंदर अगर इंडस्ट्रीज़ आए, तो आपको थोड़ी बहुत उन्हें कंसेशन देनी पड़ेगी, उन्हें उनका फ़ायदा दिखाना पड़ेगा, तब जाके ही वो आएंगी दोस्तों। सो ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट अर्बन पॉवर्टी रेट डिक्लाइन। चलो,
अब जो वहाँ पर पॉवर्टी रेट था बंगाल में, अब वो थोड़ा बहुत कम होने लगा। जैसे मैंने आपको बताया, बंगाल का ग्राफ थोड़ा ऊपर उठने लगा। तो अब हम देखते हैं प्रोग्रेस के बारे में। देखिए, अगर बंगाल की हम प्रोग्रेस देखें 2012 से लेके 2013, 2012-13 से लेके 2017-18, ठीक है, इन सालों में जो बंगाल का जीएसडीपी था वो 5.5% था, और उस वक्त जो नेशनल एवरेज था वो 7.1 था। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख लीजिए ये कितना कम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे साल बढ़ते गए, प्रोग्रेस होती गई, 2018-19 में आते आते ये जीएसडीपी 10.7% हो गया, और उस वक्त जो नेशनल हमारा एवरेज था वो था 6.8। मतलब आप देख लीजिए ये हमारे नेशनल एवरेज से आगे निकल गया। मतलब फिर से बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थी वो थोड़ी ब्लूम करने लगी दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको एक आपके लिए अच्छी साबित हुई होगी, आपकी कुछ नॉलेज इंक्रीज़ हुई होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा होगा बंगाल की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।